ये सिचुएशन आई कि जो मुगल आर्मी थी उसको सरेंडर करना पड़ा जो टिहरी की सेनाओं के आगे। तो रानी कर्णावती ने उनको उनके कुछ सैनिकों के नाक कटवा दिए और उनको वापस भेज दिया। मतलब उनको पकड़ के नहीं रखा, लेकिन उनको वापस दिल्ली की तरफ भेज दिया और ये कहा कि ये इसलिए कर रहे हैं कि सब कि मुगलों को याद रहे कि यहाँ पे उन्होंने हथियार डाले थे टिहरी में। So, welcome to another episode of the podcast, and today I have with me Dr. Lokesh. सर जो हैं वो एक देहरादून बेस्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ वो उत्तराखंड में स्लो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू देयर वॉकिंग ग्रुप जिसका नाम है बिन देयर डून दैट। एंड सर दैट इज़ क्वाइट एन इनोवेटिव नेम। एंड थैंक्स अ लॉट सर टाइम निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर। सर एक्चुअली अगर मैं देखूं एज एन इंडियन, हमारे जो काफ़ी स्टेट्स है, इतना बड़ा देश है, मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे स्टेट्स है जहाँ की जो हिस्ट्री जो मेन स्ट्रीम में जिस तरीके से आनी चाहिए वो आए नहीं है। जी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उत्तराखंड की ही बात कर लूँ तो सर जितनी हिस्ट्री मुझे इस स्टेट के बारे में पता है वो ज़्यादातर मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुना है। जी सो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कत्यूरी राजाओं की अगर मैं बात करूं, जो मैंने कई जगह पढ़ा कि 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी के बीच में सिक्किम से लेके सर कई जगह लिखा था काबुल तक रूल करते थे। तो इसमें क्या मतलब क्या हमारी सर ब्रॉडर हिस्ट्री रही है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताएं तो। जी। तो हाँ, आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये बात कही कि कुछ स्टेट्स या कुछ रीजन्स की हिस्ट्री के ऊपर उतना काम भी नहीं हुआ और आम लोगों को नहीं बताया जाता। आम जो स्टूडेंट्स होते हैं उन तक वो हिस्ट्री पहुंचती नहीं है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे हम ट्रीटी ऑफ वर्सेल की बात करते हैं जो फ्रांस में साइन हुई, लेकिन हम ट्रीटी ऑफ सगौली की बात नहीं करते जो देहरादून में साइन हुई। तो जब हम देहरादून में भी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम सीधा ग्लोबल पे पहुंच जाते हैं, पूरे वैश्विक स्तर पे पहुंच जाते हैं और कभी भी हम लोकल की बात करते नहीं। तो इसीलिए उत्तराखंड में खासकर मैं देखता हूँ कि बच्चों को यहाँ के इतिहास का बिल्कुल पता नहीं रहता है। जो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं। तो वैसे इतिहास तो बहुत व्यापक है उत्तराखंड का। लेकिन हमारे दो कल्चरल रीजन्स हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ। तो कुमाऊँ क्योंकि नेपाल से सटा हुआ एक क्षेत्र है, तो नेपाल का भी उसमें हस्तक्षेप रहा। लेकिन दो मेजर डायनेस्टीज़ रहीं उत्तराखंड में। जैसे आपने बताया कि कत्यूरी जो राजा थे, वो लोग वहाँ कुमाऊँ रीजन में राज उन्होंने किया और बहुत ही मतलब एडवेंचरस आर्मीज़ थी, तो उनका एम्पायर काफ़ी बड़ा था। और दूसरा इस तरफ गढ़वाल में लगभग 300 साल से एक और डायनेस्टी राज करती रही, जिसको हम अ, पहले पाल बोलते थे, पाल डायनेस्टी थी, लेकिन बाद में वो शाह उन्होंने नाम रख लिया। जो अजय पाल थे जिन्होंने उन 52 गढ़ियों को, जो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल है क्योंकि यहाँ पर 52 गढ़ थे, 52 छोटी छोटी फोर्ट्रेसेस थी उनको, और वो छोटे छोटे किंगडम्स ही थे अपने आप में। उन सबको जोड़ के एक बड़ा राज्य बनाया जिसको गढ़वाल बोलते हैं। अब इतिहास में ये भी दर्ज है कि गढ़वाल और कुमाऊँ आपस में जो दोनों डायनेस्टीज थी और दोनों क्षेत्र थे, आपस में काफ़ी इनमें रंजिश भी थी, काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते थे। और ऐसा भी हुआ एक समय पर कि जब जो कत्यूरियों के बाद जो चंद राजा आए उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र पे कब्जा किया और उसके बाद 1815 से पहले के दशक में, मतलब हम कहें 1805 के आसपास, गढ़वाल पे भी गुरखा जो कि नेपाल के शासक थे उनका राज हो गया। उससे पहले कुमाऊँ पर भी
नेपाल के शासकों का राज काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। तो वो एक वाटरशेड था, वो एक ऐसा समय था जब दोनों ही क्षेत्र एक अ, राजा के नीचे आ गए, जो कि नेपाल के राजा थे, जिनको हम गुरखा गुरखा बोलते हैं। और फिर 1815 1816 में युद्ध हुआ, देहरादून में पहला युद्ध हुआ, और फिर वो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी, जो आज हिमाचल प्रदेश जिसको हम जानते हैं, वहाँ पर भी ब्रिटिश सेनाओं और अ, इनके बीच में युद्ध हुआ, गोरखा लोगों के बीच में। और फिर कुछ समय के लिए जो अ, गढ़वाल का राज्य था वो वापस कर दिया गया गढ़वाल राजाओं को, लेकिन पूरा क्षेत्र नहीं दिया गया। उन्होंने युद्ध की जो के एवज में देहरादून वाला क्षेत्र और पौड़ी वाला क्षेत्र ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया, जिसको फिर ब्रिटिश गढ़वाल का नाम जिसका पड़ गया। और बाकी जो राजा थे वो अब गढ़वाल के नहीं, अब टिहरी के राजा रह गए। और कुमाऊं, क्योंकि ब्रिटिश को बहुत ही सुंदर लगा, वो इतना मनोरम क्षेत्र था कि वहाँ नैनीताल था, वहाँ पे रानीखेत था, वहाँ कुमाऊं अल्मोड़ा था। तो वो क्षेत्र उनको इतना पसंद आया कि वो क्षेत्र उन्होंने अपने पास ही रखा। तो वैसे तो इतिहास बहुत व्यापक है, लेकिन मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरह से ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है, इसका इतिहास और इसकी जो हिस्टोरिक स्पेसेस हैं, उसके बारे में यहाँ के लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इन हिस्टोरिक साइट्स को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इतिहास ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं, और उससे वो जुड़ाव महसूस नहीं करते, क्योंकि उनको कभी पढ़ाया नहीं गया, कभी उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो हमारा काम ज़्यादा यही है कि हम लोगों को अपने इतिहास से एक उनका परिचय करवाएं, और उनको कहें कि यही आपकी आइडेंटिटी है, यही आपकी जो आप जो हैं वो यही है। तो इन स्थानों को, इन जगहों को, इन इमारतों को बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो दोनों क्षेत्रों का इतिहास जो है ना, वो नेचर से भी बहुत जुड़ा हुआ है, जंगलों से बहुत जुड़ा हुआ है। और जो यहाँ की जो वन संपदा है, वो तो हमारे लोक कलाओं में, हमारे जो सामाजिक जीवन है, हमारा इतिहास है, उसमें बहुत ही उसका गहरा एक स्थान है। सर ये बात जो आपने टच करी वो काफ़ी सही है कि जिस तरीके से इतिहास या हिस्ट्री उसे पढ़ाया नहीं जाता, तो अगर मैं उसे कहूँ तो एक तरह से एक आइडेंटिटी वैक्यूम टाइप का बन जाता है सर। जी। जैसे हाँ जी सर, जैसे तो आप। मैं हाँ, जैसे मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, स्टिल जब मुझे अपने यहाँ का इतिहास नहीं पता, तो उस तरीके से मैं शायद उस जनरेशन का एक पार्ट हूँ जो इट्स नॉट वेरी प्राउड टू से, बट मैं अपनी खुद की बोली नहीं बोल पाता हूँ। सुनते हम सब हैं, समझते हम सब हैं, बट मैं वो बोल नहीं पाता हूँ। तो ये इतिहास ना जानने का एक आई डोंट नो क्या है कि एक आइडेंटिटी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, हम रिलेट नहीं कर पाते, तो वो मोटिवेशन नहीं रहता जानने का कि अच्छा ये भी हुआ था या ये भी हमारे कल्चरल प्लेसेस हैं। तो जैसे सर ट्रैवल के टाइम पे सर जो हमारा मैं गढ़वाल के साइड में काफ़ी घूमा हूँ, ऋषिकेश, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, पूरा बेल्ट आपका, माना तक नहीं गया मैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ, और वहाँ पे एक कल्पेश्वर महादेव जो हमारा पंच केदार है, जो साल भर खुला रहता है, काफ़ी कम लोगों को पता है, तो वहाँ तक मैं गया। वहाँ पे जो नेचर से जुड़ी सर हमारी लाइफस्टाइल है, वो तो दैट्स वेरी एविडेंट, मतलब वो हर जगह पे ही आपको दिखाई देगी कि कैसे अभी भी लोग वहाँ पे जो है रह रहे हैं। तो सर आपने जैसे बताया, तो इज़ इट राइट टू से कि जो एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है वो जो हमारे गुरखा राजा थे अराउंड 1816, वहाँ से जो है जो रूलरशिप है वो धीरे-धीरे जो है ब्रिटिश को ट्रांसफ़र होती गई। इसी तरीके से हमारा जो इतिहास है वो चला है। बिफोर दैट जो हमारे पाल राजा थे जिन्होंने गढ़वाल के पूरे 52 आप जो बता रहे हैं फोर्ट्स, उनको यूनिफ़ाई किया, और जी। इस तरीके से एक तरीके से हमारा जो इतिहास है वो चलता आ रहा है उससे पहले। हाँ, मतलब जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, या इस यहाँ से उनका कुछ भी कनेक्शन है, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा विश्व ही उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पिलग्रिमेज के लिए
तो हम मजाक में भी कहते हैं कि हरिद्वार तो मतलब मर के भी आना पड़ेगा। जी तो सर। तो कल्चरली और मतलब पूरी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे, जो गंगा है और जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं, मतलब मैं तो काली को भी उतनी पवित्र नदी मानता हूँ और यमुना को भी उतनी पवित्र नदी मानता हूँ, शारदा। तो ये जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं, जो हमारे माउंटेन पीक्स हैं, जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, जैसे मतलब चार धाम तो सभी जानते हैं, लेकिन जागेश्वर हुआ या बैजनाथ हुआ, ये बहुत ही मतलब, तो हम एक अपने डीएनए के थ्रू, अपनी जेनेटिक्स के थ्रू तो इनसे जुड़े हुए हैं। और कहीं न कहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं, आना चाहते हैं हिमालय की तरफ। अब अगर उसमें थोड़ा-सा इतिहास भी जोड़ा जाए ना, थोड़ा-सा इतिहास लोगों को समझ में आए, तो उससे ये होगा कि वो जुड़ाव और भी पक्का हो जाएगा। और जो लोग यहाँ रहते हैं, मतलब वैसे देखा जाए सबकी जीवन रेखा को हम निकालें तो हम सभी माइग्रेंट्स हैं। कोई इधर से उधर गया, कोई उधर से उधर आया। आप 2-3 जनरेशन्स पीछे चले जाएँ तो सभी एक तरह से पलायन कर ही रहे हैं सब लोग। लेकिन वो जो आप दुनिया के कहीं किसी भी कोने में रहें, अगर आप अ, उस जगह के इतिहास के बारे में रुचि रखते हैं, आपको थोड़ा पता है, और प्रकृति से तो वैसे ही लोग जुड़े रहते हैं क्योंकि वो अ, यहाँ घूमने आते हैं या यहाँ रहते हैं या यहाँ पैदा हुए, तो वो एक जुड़ाव और बढ़ जाता है। और जो हमारा क्षेत्र है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है क्योंकि हम पूरे उत्तर भारत की जल आपूर्ति कर रहे हैं। हमारी नदियाँ अच्छा। जो हैं, आप देखिए गंगा बेसिन और यमुना बेसिन को अगर मिला लें, तो 1 बिलियन प्लस लोग इसके ऊपर निर्भर हैं अपनी जल आपूर्ति के लिए। यस इंडीड। तो हाँ, तो हिमालय के जंगल, हिमालय के ग्लेशियर्स, हिमालय की जो वन संपदा है, ये सिर्फ़ पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, पूरे जो सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के लिए बहुत एक अ, आवश्यक चीज़ है। और इसीलिए लोगों का जुड़ाव तो है यहाँ से, लेकिन ऐतिहासिक स्थल जो हैं उनको उनकी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी जो है उसको सिर्फ मंदिर यानी कि श्रद्धा के रूप में तो देखा जाता है, और इसीलिए मैं ये भी देखता हूँ कि इसका जो स्वरूप है यात्रा का, ये भी परिवर्तित होता जा रहा है कि ज़्यादा लोग वीलॉग बनाने के लिए आ रहे हैं या ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए आ रहे हैं। वो श्रद्धा भाव ही धीरे-धीरे थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो ये एक स्थिति है जिसको हमें रोकना चाहिए। अ, मतलब जो अभी मैं देखता हूँ कि जो पिलग्रिमेज था, जिसको हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं, उसमें टूरिज़्म वैल्यूज़ घुसती जा रही हैं, उसमें टूरिज़्म वैल्यूज़ आती जा रही हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जो पर्यटन भी है, जो टूरिज़्म भी है, उसमें भी पिलग्रिमेज वैल्यूज़ हों, कि लोग इस क्षेत्र में आएँ तो यहाँ का इतिहास समझें, यहाँ की जो प्रकृति है उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें, और उसको बहुत सँभाल के रखें। उसको ऐसे ट्रीट करें कि ये हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है जिसको हमें बचा के रखना है। तो वो मेरा प्रयास है कि वो हम अगर हुआ तो हम हिमालय बच पाएगा, नहीं तो हम काफ़ी संकट की स्थिति में भी हैं इस समय। हाँ सर, पिछले हाँ, एवरीबॉडी इज़ आई गेस अवेयर जो पिछले कुछ टाइम में चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस हो रही हैं और जो मेन स्ट्रीम में जिस तरीके से आया है पिछले टाइम पे, आई थिंक लास्ट टाइम जो ये इस तरीके से फोकस में आया था, जब आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द ईयर, जो ऊपर आपदा आई थी जिसे हम कॉमनली 2013 में केदारनाथ वाली जो आपदा आई थी, फ्लड आया था, उसमें लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अभी ये जोशीमठ में हम देख रहे हैं कि ये संकट है, लेकिन पहाड़ को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि लोग इसकी जो क्विक फिक्स चाहते हैं, वो क्विक रिटर्न चाहते हैं कि अभी जितना कुछ है पहाड़ से निकाल लो, जैसे वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाला हिसाब।
हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म में हम पूरी एक सभ्यता के सर्वाइवल की बात है कि हम अगर पूरे पहाड़ को इतना एक्सेसिबल बना देंगे जैसे अभी हम कर रहे हैं कि रेल लाइन भी बनाएंगे, डैम्स भी दुनिया भर के बनाएंगे, चार धाम महामार्ग भी होगा, हेलीकॉप्टर सर्विस भी होगी और सब कुछ हम कर देंगे तो जो हिमालय की वन संपदा है और यहाँ का जो एक सामाजिक परिवेश है, जीने का तरीका है, उसको हम लोग काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं आज के समय में और उसको किसी तरह से रोकना बहुत आवश्यक है। मैं आपको कहीं और भी सर आपकी बात सुन रहा था, तो बेसिकली जो टूरिज़्म और जो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि टूरिज़्म में भी जो पिलग्रिमेज वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट करना, वो बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि क्योंकि सर कॉमर्स तो ज़रूरी है ही, जी। वो तो बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बट उसके साथ साथ हम अपनी वैल्यूज़ को भी किस तरीके से प्रिजर्व कर पाएँ, तो वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। जैसे अभी गर्मियों के टाइम पे ही काफ़ी हमारा जो ऋषिकेश के साइड को ऊपर का एरिया है वो ट्रैफिक वहाँ पे कितना क्रिटिकल हो जाता है, तो दैट इज़ समथिंग देयर। वही आपने टूरिज्म की बात कही थी ना, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कॉमर्स ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अ, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी सारी ज़मीनें लोगों को लीज़ पे दे दें, कॉरपोरेट्स को दे दें कि आप रिज़ॉर्ट्स बना लो, हमारा सारा पानी सुखा लो, जितना वेस्ट है वो आप गदेरों में डंप कर दो। अ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी उत्तराखंड के 60% जो पानी के स्रोत हैं वो पिछले 20 सालों में सूख चुके हैं और ये गवर्नमेंट का डाटा है। मतलब मैं अपनी तरफ से एज अ कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी विभागों का डाटा है कि जो हमने जो बांध बनाए गंगा नदी के ऊपर, उससे ऑलरेडी जो गंगा का जो एक यूनिक सेल्फ प्योरीफाइंग हाई बीओडी वाला जो एक क्वालिटी थी कि उसकी बायो ऑक्सीजन जो थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब गंगा में वो गंगा वाटर में वो प्रॉपर्टी नहीं रही कि आप उसको 10 साल रख दीजिए वो खराब नहीं होगा। तो हम मतलब काफ़ी खिलवाड़ कर रहे हैं अपने अपनी एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन कॉमर्स ऐसी कॉमर्स हो रही है उत्तराखंड में। अभी हमारे पास एक कोई भू कानून भी नहीं है राइट जो सर। सख्त सख्त कानून हो कि राइट सर। बाहर के लोग यहाँ की प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि मैं तो गांव-गांव में घूम रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि अ, लोगों के खेत बाहर के लोग आके लीज़ पे ले रहे हैं, वहीं पे कैफ़े बना रहे हैं, वहीं पे रिज़ॉर्ट बना रहे हैं और जिनकी वो ज़मीन थी, जो उस ज़मीन पे खेती करते थे, वो लोग आज उन कैफ़ेज़ और रिज़ॉर्ट्स में बर्तन धो रहे हैं। अ, मतलब नौकर बन गए। तो उनके लिए ये काफ़ी डिमीनिंग है, ये काफ़ी एक तरह का मतलब लाइफ में नीचे निचले स्तर पे गिरने वाली स्थिति है और इस वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। कहीं बर्तन ही धो रहे हैं तो चलो दिल्ली में जाके धो लेते हैं, जयपुर में जाके धो लेते हैं, फ्रांस में धो लेते हैं, स्पेन में धो लेते हैं, या खाना ही पकाना है तो कहीं जापान में जाके पका लेते हैं। राइट सर। पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो अ, ये जो कॉमर्स है ना, जो कॉमर्स बहुत ज़रूरी है, कमर्शियल एस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसका बेनिफिट कम्युनिटीज़ को मिलना चाहिए। इंडीड जो सर। हमारे जिन्होंने हज़ारों साल तक उस ज़मीन और उस जीवन शैली की रक्षा की, उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा। उसका बेनिफिट कोई और बाहर से आके कमा के ले जा रहा है, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पैसा ऑलरेडी है। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ी-सी दिक्कत है। मैं तो चाहता हूँ कि पर्यटन बढ़े, लेकिन पर्यटन ऐसा हो कि लोग उत्तराखंड की जीवन शैली को सीखने के लिए उत्तराखंड में आएँ, ना कि ये दिखाने के लिए कि हमारी ये इतनी बड़ी गाड़ी है या हम इस फ्लैट में रहते हैं या हमें ये लग्ज़री की ज़रूरत है, और वो प्रकृति के पास रहने के लिए आएँ और लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, जो हज़ारों साल से उस ज़मीन पे रह रही हैं, बसी हुई हैं और एक जीवन शैली को वो बचा के चल रही हैं, उनकी जेब में कुछ पैसा दे के जाएँ पर्यटक।
और इस भाव से ना आए कि हमें सब पता है, हम शहर वाले हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं और तुम गाँव के लोग हो, तुम्हें सिखाने आए हैं। बल्कि इस माइंडसेट से आए कि हम आपसे सीखना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ कैसे रहा जाता है। बेसिकली सर एक एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से आए, एक 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 आके उसको अनुभव करें कि आखिर गांव में रहना होता कैसे है। जैसे सर एक आपने पानी के स्रोतों की बात करी, मैं गांव जाता रहता हूँ अपने, हमेशा हमारा जुड़ाव रहा है वहाँ से। तो जब मैं कॉलेज में था आई गेस, उस टाइम पे कई साल ऐसे होते थे जो अभी भी इनफैक्ट कभी कभी वहाँ कुछ गांव में पानी की परेशानी है, तो हम लोग पहाड़ में नीचे 1.5 2 2 किलोमीटर जाके सर हैंडपंप से पानी तो मैंने खुद निकाला है। जी, तो ये तो मतलब ये बहुत ऑन द ग्राउंड फैक्ट है कि कहीं आप कई देखिए जगह वहाँ पानी की कमी हो रही है। अब जैसे मसूरी जैसा शहर है, अब हम वहाँ पे अभी वो पूरा शहर खुद को खोद रखा है। क्यों खोद रखा है? कि हम यमुना से पाइपलाइन ला रहे हैं। कितने किलोमीटर से पाइपलाइन आप मसूरी लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पर्यटन ऐसा विकसित किया कि आपने मसूरी के जो स्रोत थे, जो अगलाड़ नदी थी, जो झरने थे, सुखा दिए। और जब सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न, जब ज़्यादा टूरिस्ट आता है, तो आपके पास एक बूंद पानी नहीं होता। तो एक्सपीरियंस, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ आएँ। और मैं तो कहता हूँ पूरा उत्तराखंड एक जो नेचर कंजर्वेशन का म्यूज़ियम जैसा होना चाहिए, कि एक गाँव में आपको ठहरो तो ये समझ में आए कि जो मोटा अनाज कैसे उगाया जाता है, बिना फर्टिलाइज़र के, बिना पेस्टिसाइड के। जो हमारे नदी नाले हैं, इनको कैसे पूजा जाता है। आप राइट। देखिए जो कुमाऊँ के नौले हैं, जब घर में शादी होती है, तो जो वधू आती है, जो ब्राइड आती है विवाह करके, उसको पहले घर में नहीं ले जाते, उसको सबसे पहले नौले के पास ले जाते हैं। जी और सर। नौले के पास उनकी पूजा होती है, और फिर वहाँ से कहते हैं कि आप थोड़ा पानी भरो और अपने सास और ससुर को पिलाओ। जी 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 जी। रिचुअल है कुमाऊँ में, मैंने देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और फिर पूरी जो बारात है वो घर की तरफ जाती है, और फिर बहू को घर दिखाया जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि हमारी जीवन शैली में प्रकृति की कितनी इम्पोर्टेंस थी, जो कि हम अब धीरे-धीरे इसको भूलते जा रहे हैं। हाँ सर, मतलब नेचर ओरिएंटेड जैसे जो गांव में आई हैव बीन लकी आई गेस कि मैं देख पाया उस लाइफस्टाइल को एक अलग पर्सपेक्टिव से जो हमारे गांव के बड़े थे। तो इनफैक्ट सर दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर। मेरे गांव में बहुत अलग सा एक चीज़ था कि वहाँ पे ताम्रपत्र बचे हुए थे सर। हाँ, हाँ, तो हमारे गांव का अराउंड 500 साल का इतिहास जो है वो वंशावली के साथ, हाँ। लीनिएज के साथ मेंशन था। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस कुमाऊँ में बहुत रिवाज था, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस का। और देखिए किसी ने उसको प्रिजर्व करने का काम नहीं किया। बहुत कम लोगों के पास पड़े हुए हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। लेकिन जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक मतलब बहुत ही ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और अभी भी कुछ मंदिरों में, कुछ लोगों के पास, बड़े ज़मींदारों के पास वो मिल जाते हैं। लेकिन हमें उनका संरक्षण तो करना ही पड़ेगा। एक जगह पे उनको रखना पड़ेगा, या ओरिजिनल में ना रखें, ओरिजिनल लोगों के पास ही रहने दें, लेकिन उनका एक रिकॉर्ड पूरा हमें जल्द से जल्द बनाना चाहिए। आज तक इस चीज़ पे काम हुआ नहीं। मतलब जो रिसर्चर्स आते हैं वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस देखते हैं लोगों के पास, वो लिख के ले जाते हैं, उसकी ट्रेसिंग बना के ले जाते हैं। लेकिन वो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन कब उसको रद्दी में बेच देगी, किसी को ये नहीं कोई पता है। पता नहीं हुँ, सर। राइट, तो दैट वाज पिघला वेरी देंगे, यूनिक सर। कहेंगे कॉपर है पिघला दो, चलो ₹300 मिल गए, ₹1000 मिल गए। लेकिन उनको, लोगों को भी ये एहसास नहीं रहेगा कि कितना बड़ा ये हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, और इसको बचा के रखने का कितना इम्पोर्टेंस है। क्या इमोशनल वैल्यू इंडीड सर। सर एक इससे एक टैंजेंट पे अगर मैं आपसे बात करूं, जो एक आप शायद अभी से टच भी कर चुके हैं, जो गोस्ट विलेजेस वाला एक फिनोमेना हो रहा है सर, अगर आप उस बारे में कुछ बताएं तो। I mean, हाँ, जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि पलायन तो होता ही है, लोग इधर से उधर जाते ही हैं। ये एक ऐतिहासिक एक फैक्ट है कि हम लोग सब बेहतर जीवन के लिए, बेहतर इनकम के लिए, कई कभी मुसीबत आती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाके सेटल होते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जो
मुश्किल है इस समय, वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, कि लोग पलायन कर रहे हैं बेहतर अवसरों के लिए तो कम, लेकिन वो इसलिए पलायन कर रहे हैं कि उनके खेतों में उतना फसल नहीं हो पा रही जिससे वो सरवाइव करें। और हमारे उत्तराखंड के लोग थोड़े खुददार लोग भी हैं, तो वो सरकारी जो भेंट है उस पे निर्भर नहीं रहना चाहते कि वे सरकार मुफ्त अनाज दे रही है तो ले लो। तो अ, वो भी उनको कहीं न कहीं हर्ट करता है। इस वजह से लोग अपनी घर छोड़कर, अपनी ज़मीनें छोड़कर माइग्रेट कर रहे हैं। और ये मतलब पूरी जो समस्या है इतना विकराल रूप ले चुकी है कि सरकार को खुद एक पलायन आयोग का गठन करना पड़ा कुछ साल पहले। अच्छा। और अच्छा। पलायन आयोग के अपने फिगर्स ये बताते हैं कि हर रोज लगभग 275 लोग उत्तराखंड से या अच्छा। उत्तराखंड के गांव से पलायन कर रहे हैं, 275 अ डे। और लगभग 1800 गांव तो हमारे यहाँ बिल्कुल घोस्ट विलेजेस डिक्लेयर हो चुके हैं, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 10 लोगों पे भी नहीं बची, उससे भी कम हो गई है और अनवायबल हो गई है कि वो गांव अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये सिचुएशन इसी वजह से आ रही है क्योंकि हम अ, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गांव की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। आप देखिए ना, हमारे गांव जो हैं वो सबसे पिक्चरस्क लोकेशंस पर हैं, लेकिन हमने क्या करा है, हमने जब ये जो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बनाई है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, अब इस रेलवे लाइन में दिक्कत ये है कि जितने हमारे सबसे खूबसूरत जगह थी उत्तराखंड गढ़वाल की, जैसे मलेथा को ले लीजिए। अब मलेथा के बिल्कुल जो मलेथा, जब हम श्रीनगर की तरफ जाते थे तो मलेथा एक, उससे बहुत फोकलोर भी जुड़ा है, इतिहास भी जुड़ा है कि माधो सिंह भंडारी ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करके उस क्षेत्र में पानी लेके आए थे। एक गूल उन्होंने, अ, जिसको मलेथा की गूल की कहानी भी कहा जाता है, वो बनवाई थी। अब बिल्कुल जहाँ मलेथा की जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, जहाँ पर कि ये पूरी फोकलोर बेस्ड है या जो पूरी हिस्टोरिकल अकरेंस है, ये वहाँ पे बेस्ड है, उसके ऊपर हमने मलेथा का रेलवे स्टेशन बना दिया। अब आप बताइए कि जो जो जगह इतनी गहराई से जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति के साथ, हम अगर उसी से खिलवाड़ करेंगे तो अब ये रेलवे लाइन, ट्रेन में बैठ के कौन आएगा जब आपने अपनी ऐतिहासिक स्थल ही खराब कर दिया रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो क्योंकि लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे जो आका हैं जो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। उससे उत्तराखंड में ये दिक्कत हो रही है। हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम बड़े उद्योग लगा नहीं सकते क्योंकि पोल्यूशन का इतना वो होगा और एक्सेसिबिलिटी का इशू होगा। हमें पर्यटन जैसी ही सुविधाएं विकसित करनी पड़ेंगी, जो लोगों की जो मूल कार्य हैं, कृषि और भेड़ बकरी पालन। तो भेड़ बकरी पालन और कृषि पे तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अब जैसे सिक्किम जैसा स्टेट है, वो ऑलरेडी 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। जी। उत्तराखंड में क्या कमी है, हम क्यों नहीं बन सकते? हम ऑलरेडी हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में ऑर्गेनिक ही उगा रहे हैं। सब तो मिलेट्स का। मिलेट्स का, मिलेट्स का। हाँ, हाँ। मिलेट्स इज सच अ बिग थिंग वर्ल्ड वाइड। और मतलब मार्केट है, लेकिन हमारे किसान मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे। जड़ी बूटियां हमारे पास हैं, पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। जैसा आपने खुद ही कहा था कि लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब कोई न्यूयॉर्क से आएगा, कोई पेरिस से आएगा, उसने तो होटल बहुत देखे हैं, राइट उसको सर। बड़े-बड़े होटल नहीं चाहिए, उसको बेसिक कंफर्ट चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ उसको एक नई जीवन शैली देखने का, उससे सीखने का एक एक्सपीरियंस भी चाहिए। वहाँ हम लोग मात खा रहे हैं कि हम इस चीज़ को डेवलप नहीं कर पा रहे। इस वजह से
मैं तो जिन गाँव में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लगभग 12 कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग 5-5 गाँव का एक समूह बनाते हैं और उस समूह के जो लोग हैं वो खुद ही गाँव के आस-पास वॉकिंग ट्रेल्स, एक्सपीरियंसेस डेवलप करते हैं। हम 10 से 15 एक्सपीरियंस हर एक विलेज क्लस्टर के आस-पास डेवलप करके गाँव वालों को ही सिखाते हैं कि आप अब इनको रन करिए। आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई भी विज़िटर आए आप उसको दीजिए। जितना लंबा वो स्टे करना चाहता है उतने उसको एक्सपीरियंसेस। तो उससे क्या हो रहा है कि कम्युनिटीज़ की इनकम जनरेट हो रही है। वो अपनी एग्रीकल्चर के साथ और अ, भेड़ बकरी पालन के साथ अगर साल में उनके पास 1 या 2 महीना भी विज़िटर्स आ गए, तो उनकी इनकम इतनी ठीक-ठाक हो जाती है कि वो पलायन की बात नहीं सोचते। लेकिन जो हमारी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या जिनके पास ज़्यादा मीन्स हैं, वो उतना भी डिलीवर नहीं कर पा रहे लोगों को। यहाँ दिक्कत आ रही है। एक्सपेरिएंशियल टूरिज्म ओवर लग्जरी सर, से एक तरीके से कह सकते हैं, जो हम डेफ़िनिटली, हाँ। शायद डेवलप कर सकें उसको उस टाइम। हुँ, सर आपने जैसे माधव सिंह भंडारी जी की बात करी उस साइड में, श्रीनगर साइड में। वहाँ पे मैंने काफ़ी पहले एक रानी के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा था, जिन्होंने शायद मुगलों से टक्कर ली थी। हुँ, उनकी सेना को काफ़ी एक छोटे जगह होने के बावजूद काफ़ी आई थिंक उनको हुँ। बहुत मुश्किलें दी थी, वो आगे नहीं बढ़ पाए थे, अगर आप उस पे टच करना चाहें तो? हाँ, देखिए पहाड़ जो है वो जनरली अनटच्ड रहा क्योंकि कोई भी जो प्लेन्स से आने वाले राजा-महाराजा थे, वो ज़्यादा पहाड़ों में आने से डरते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि पहाड़ों में लड़ना बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है। इनफैक्ट ब्रिटिश ने भी इतने सालों तक मतलब आज़ादी तक भी टिहरी राज को एग्ज़िस्ट करने दिया क्योंकि उन्हें पता था कि हम इस लैंडस्केप में आके लड़ नहीं सकते। तो रानी कर्णावती जो थी वो रीजेंट थी गढ़वाल किंगडम की। मतलब जो गढ़वाल के जो राजा थे वो बहुत छोटे थे उम्र में। तो उन्होंने ही पूरा ये राजपाट सँभाला हुआ था मुग़ल पीरियड में। तो मुग़ल आर्मीज़ लेकिन हुआ ये था कि अ, जो जब औरंगज़ेब का राज आते-आते जो दारा शिकोह थे सबसे बड़े भाई औरंगज़ेब के। जी, जी। अ, तो औरंगज़ेब तो अपने पूरे परिवार की हत्या कर ही रहे थे क्योंकि उनको खुद गद्दी पे बैठना था। तो दारा शिकोह के जो बेटे थे सलीम शेख, वो पहाड़ों में आ गए। मतलब दारा शिकोह को तो उन्होंने पानीपत में पकड़ लिया और वहीं पे उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन जो सलीम शेख उनके बेटे थे, वो किसी तरह से अपनी जान बचाते-बचाते टिहरी तक पहुँच गए, उत्तराखंड में। अब यहाँ के तो जो कोड है, हमारा सोशल कोड है कि अगर कोई शरणागत है, कोई शेल्टर सीक कर रहा है, तो उसको हम बचाएँगे। तो मतलब जो हमारे गढ़वाल का जो राज परिवार था, इन्होंने मुगलों से भी लोहा लिया इस बात पे कि हम अ, औरंगज़ेब से लोहा लिया कि हम इसको आपको सौंपेंगे नहीं। और उतने में जो राजा थे टिहरी के उनकी मृत्यु हो गई और उनका जो उत्तराधिकारी था वो बहुत छोटा था उम्र में। तो रानी कर्णावती के ऊपर ही सब भार आया। तो जब मुगल सेनाएँ वहाँ पहुँची अ, गढ़वाल तक, तो गढ़वाल की सेनाओं ने सेंध लगाई जगह-जगह। मतलब क्योंकि दर्रे थे, पासेस थे, माउंटेन पासेस थे, उस समय थोड़ा विंटर भी हो गया था, फॉरेस्ट बहुत डेंस था। तो मुगल सेनाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही थी अ, पहाड़ों में। तो इन लोगों ने जगह-जगह उनको एम्बुश किया, उनको रोका और बाद में कई सैनिकों को अरेस्ट भी किया गया, मुगल सैनिकों को। तो एक ये सिचुएशन आई कि जो मुगल आर्मी थी उसको सरेंडर अ, करना पड़ा, जो टिहरी की सेनाओं के आगे। तो रानी कर्णावती ने उनको उनके कुछ सैनिकों के नाक कटवा दिए और जी, उनको वापस भेज दिया। मतलब उनको पकड़ के नहीं रखा लेकिन उनको वापस दिल्ली की तरफ भेज दिया और ये कहा कि ये इसलिए कर रहे हैं कि सब कि मुगलों को याद रहे
कि यहाँ पे उन्होंने हथियार डाले थे टिहरी में आके। तो इसलिए कभी-कभी रानी कर्णावती को नाककटी रानी भी कहा जाता है कि। और देहरादून में एक क्षेत्र है करणपुर जो उनके नाम पर बसा हुआ है। और करणपुर से एक कैनाल जाती थी जो गुरु रामराय दरबार तक जाती थी। तो वो जो नहर थी वो भी रानी कर्णावती ने ही खुदवाई थी। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि देहरादून का कैनाल सिस्टम ब्रिटिश ने बनाया, लेकिन कैनाल सिस्टम पुराना ही था और रानी कर्णावती के समय का था। ब्रिटिश ने बाद में आके उसे थोड़ा और इम्प्रूव किया और नेटवर्क को बढ़ाया। लेकिन वो उस समय से ही वो देहरादून के कैनाल्स थे। क्या ब्यूटीफुल मोमेंट ऐसा हिस्ट्री का, मतलब ये मैंने कहीं, मैं एक्चुअली सर घूमने के लिए ना ऐसे जगहें ढूंढते रहता हूँ, अलग जगहें जो थोड़ा सा हटके हों। पता नहीं कहीं पढ़ते पढ़ते मुझे ये रेफरेंस मिला था और मैंने ये पढ़ा था, नाकटी रानी जो ने बोलते हैं, बट आई वाज नॉट वेरी श्योर। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि कोई सेंट्रलाइज लिटरेचर नहीं है, तो एक इतना हियर से है, कितना फैक्ट्स है, बट हाँ हाँ इतनी बड़ी पीस है सर हिस्ट्री का कि औरंगजेब इज हाँ। लाइक मुगल्स एट देयर पीक। उसके हम्म। कमांडर को ऊपर रोकना और नाक काट के वापस भेजना, तो आई मीन दिस इज समथिंग जो आई रेयरली वंडर कि कितने लोगों को पता होगा कि एक छोटे से हिमालयन स्टेट ने इतना बड़ा काम कर दिया था उस टाइम पे, जी एंड दैट ये कुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस सर उस टाइम पे, मतलब इतने बड़े साम्राज्य कॉन्सिक्वेंसेस से तो हुए, पंगा लेना। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हुए। और बाद हम्म, में मतलब ये हुआ ही कि सलीम शेख को यहाँ से भी भागना पड़ा टिहरी से। और लेकिन उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस, जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि सलीम शेख जब यहाँ आए तो उस समय की जो राजा, जैसे आज कल नेता लोग जाते हैं ना तो सारे फोटोग्राफर और उनके जो मीडिया वाले लोग साथ में चलते हैं। उस ज़माने में तो फ़ोटो खिंचती नहीं थी, तो लेकिन लिखने वाले मुंशी और तस्वीरदार, पोर्ट्रेट्स बनाने वाले, पेंटिंग्स बनाने वाले हमेशा रॉयल्टी के साथ चलते ही थे। हम्म, तो तो सलीम शेख के साथ भी जो तस्वीरदार थे मुगल कोर्ट के कुछ, वो यहाँ पे आ गए श्रीनगर में, गढ़वाल वाले श्रीनगर में। और वो यहीं रहे और यहाँ की जो प्रकृति थी, यहाँ का जो जीवन शैली थे, उससे इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने पहाड़ के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, अच्छा। जिसको जो बाद में एक अलग स्कूल ही बन गया, एक अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग के नाम से मशहूर हुआ, जिसको गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग बोलते हैं। जी जी सर, जी तो जी। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बहुत ही रिच है। और मतलब वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में दिख जाएगा, बॉस्टन म्यूजियम में बहुत सारी आपको गढ़वाल स्कूल की पेंटिंग्स दिख जाएंगी, लेकिन गढ़वाल में नहीं दिखेंगी। यस तो ये भी एक्चुअली। एक वो है हमारी विडंबना। नहीं सर, जितने मैं अगर अपनी जनरेशन वाले लोगों से मिलता हूँ, जब मैं उनसे बात करता हूँ, काफ़ी लोग हैं जो जानना चाहते हैं, बट गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ठीक है, आप एकेडमिक पर्सपेक्टिव से कहीं कहीं मेंशन हो जाता है, बट कि ये फैक्ट कि वो पेंटिंग्स इतने बड़े म्यूजियम्स में ग्लोबली हैं और हमें नहीं पता कि अच्छा ऐसा कोई स्कूल ऑफ आर्ट भी है, तो हाँ। वो तो सर इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न डेफिनेटली। So that is there. So, एक जो इशू हम डिस्कस कर रहे थे कि इशू तो नहीं, एक जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम हमेशा नेचर के पास रहे हैं, फिर हमने बात करी कि कैसे गोस्ट विलेजेस एक प्रॉब्लम है अपने आप में अभी जो बढ़ रहा है। तो सर इसके साथ साथ एक एक्सपीरियंस जो मैंने भी किया वो ये है कि जो वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमन लाइफ है, इनका इंट्रैक्शन बढ़ गया है सर काफ़ी। पहले जो जैसे जिसे बाघ कहते हैं कॉमनली हमारे यहाँ, बाघ इज़ अ वाइडर वर्ड, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ रेफर हो जाती हैं, शायद गुलदार, चीता जो भी है सब बाघ के अंदर आता है। जी अब जी। इनका इंटरेक्शन जो है, मतलब पहले सुनाई देता था कि रात को कभी आ गया, अब तो ये है कि शायद शाम को 4-5 बजे भी गाँव में इनकी साइटिंग्स होने लग गई हैं। आपको मैं बताऊं कि आज के समय में, आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, तो गढ़वाल का एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। अच्छा। सारे स्कूल कॉलेज 15 दिन के लिए बंद हैं। ओह! क्यों बंद हैं? क्योंकि वहाँ बाघ का आतंक इतना ज़्यादा है कि वो बच्चों को उठा के ले जा रहा है, वो घर घर में घुस रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। मतलब हम कहते तो हैं कि सिर्फ बाघ ही नहीं, मतलब आप किसी भी गांव में जाइए उत्तराखंड में, गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, आपको यही शिकायत मिलती है कि जी जो भी खेती हम करते हैं तो जंगली सुअर खराब कर देते हैं।
जी, या जी, जी। जो काकड़ है, जो बाकिंग डियर है, वो आके खा जाता है। और बाघ तो है ही है, बाघ का आतंक है। और फुट हिल्स में हाथियों का बहुत ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि जानवर सडनली कहीं से आ गए। ये तो जंगली जानवर हमेशा से ही हमारे जीवन का अंग रहे हैं उत्तराखंड में, और लोगों को उनके साथ जीना आता है। लेकिन बहुत बड़ा एक ये जो इशू है वो है टूरिज्म से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो कॉरपोरेट टूरिज्म, जो बड़े रिजॉर्ट्स की बात कर लें, चाहे हम जो टूरिस्ट का बिहेवियर है उसकी बात कर लें, और ये जुड़ा हुआ है प्लास्टिक के साथ भी, कि जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है पहाड़ में, बिल्कुल डेवलप ही नहीं हो पाया। आप देखिए हमारे हर शहर में, चाहे अल्मोड़ा की बात करें, रानीखेत ही एक ऐसा शहर है कि जहां आप एक एंड से दूसरी एंड पे चल सकते हैं और आपको शायद कोई प्लास्टिक अ, ना दिखे सड़क के किनारे, प्लास्टिक बराबर। वेस्ट, क्योंकि वो सेना की वजह से, क्योंकि वो एक कैंटोनमेंट है। लेकिन अगर आप किसी भी और हमारे टूरिस्ट स्पॉट पे जाएंगे तो आपको आप शहर से जरा सा 2 किलोमीटर बाहर निकलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सारा प्लास्टिक गदेरे में और नदी में डंप हो रहा है, और फाइनली वो प्लास्टिक गंगा नदी में ही जाएगा, या यमुना में ही जाएगा, या काली में ही जाएगा, किसी न किसी रूप में। अब ये जो हम डंप कर रहे हैं ना प्लास्टिक अपने घरों के पीछे या गदेरों में, ये बहुत ही एक इजी फूड है वाइल्ड लाइफ के लिए, बहुत आसान खाना है। अब उसमें क्या हम देख रहे हैं कि जो बंदर है, बंदर के आते हैं वहाँ पे, तो बंदर तो अपने हाथ से वो पैकेट खोल लेते हैं जिसमें हमारा खाना, बचा बचा खुचा खाना या सड़ता हुआ खाना हमने पॉलीथीन में बंद करके फेंक दिया। वो तो हाथ से खोल के जो बचा हुआ खाना है वो खा लेंगे। लेकिन उसके ही चक्कर में बहुत सारे जो रूमिनेंट्स हैं, जो कि घास खाने वाले पशु हैं, जैसे कि गाय भैंस तो हैं ही, जो हमारे सड़कों पे घूमते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डियर, ये भी वहाँ आ जाते हैं। अब जो डी ये सब वो जानवर हैं कि जो जुगाली करते हैं। बहुत आसान शब्दों में मैं समझाऊँ तो ये जुगाली वाले जानवर हैं, मतलब वो घास खा लेते हैं, फिर कहीं आराम से बैठते हैं, फिर जुगाली कर, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा है। पहले पेट में घास भर ली, अब उनको जब वो पॉलीथीन का पैकेट दिखता है और उसमें खाने की खुशबू आती है, तो वो पूरा का पूरा पॉलीथीन ही खा जाते हैं, और उनके पेट में वो जमता रहता है। मतलब बाकी जब वो जुगाली करते हैं तो जो फूड मटेरियल है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वो प्लास्टिक है उनकी स्टमक के अंदर ही फंसता रहता है। आप देखिएगा सड़क के किनारे कोई भी गाय आपको दिखेगी, उसका पेट इतना मोटा दिखाई देगा जी, 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 कि जी। उसके पेट में कई किलो प्लास्टिक घुस चुका है। और वो इतना पेनफुल है उन जानवरों के लिए, मतलब गौ रक्षा के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम इन जानवरों के साथ क्या कर रहे हैं। अब जब ये गार्बेज डंप्स हैं और उसमें काकड़ भी आ रहा है, बाकिंग डियर आ रहा है, छोटे छोटे और डियर आ रहे हैं, गाय आ रही है, भैंस आ रही है, वो बाघ के लिए बहुत ही इजी पिकिंग है। तो बाघ भी उसी अट्रैक्शन से आ रहा है कि भाई एक हिरन यहाँ पे अगर मुझे प्लास्टिक खाता हुआ मिल गया तो मेरा तो काम हो गया, मैं जंगल में क्यों भटकूं। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। और इसके साथ साथ कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे म्यूनिसिपल जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, आगरा, जयपुर, दिल्ली, वहाँ पे बंदरों का आतंक कितना बढ़ गया है। वो लोग बंदर पकड़ते हैं, उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ आते हैं, तो बंदर सारी फसल बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें समझ ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम इनको टैकल करने की इच्छा शक्ति नहीं है हमारे पास। हम पता नहीं क्यों उत्तराखंड में अभी भी हर तरह का प्लास्टिक आने दे रहे हैं। मैं तो अभी 2 दिन मसूरी गया था पिछले 2 दिनों में। दोनों दिनों में हमारी गाड़ी जो ट्रैफिक में जा रही थी, मैंने देखा कि लोग बिल्कुल बेशर्मी से पानी की बोतल पी, प्लास्टिक की, शीशा नीचे किया और जंगल में फेंक दी। चिप्स खाए और चिप्स का पैकेट वहीं छोड़ दिया। तो
मतलब क्यों हम अपने टूरिस्ट को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि जो हमारा लैंडस्केप है वो डस्टबिन नहीं है। मतलब आप घूमने आए हो, लेकिन हमारा जो घर है भाई, ये हमारे पास एक ही घर है पूरी दुनिया में। इसको डस्टबिन मत बनाओ, इसको गार्बेज डंप मत बनाओ। लेकिन अफसोस यही है कि हमारे पास उसी तरह का टूरिस्ट आ रहा है जो सस्ता टूरिज्म चाहता है, कि वो कहीं पे पिकनिक करें और सारा कूड़ा वहीं फेंक दें। चार धाम यात्रा है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी यात्रा इस समय चल रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं, जितने बड़े बड़े लोग एसयूवीज में आ रहे हैं, वो अपना गैस सिलेंडर भी लेके आ रहे हैं, गैस भी लेके आ रहे हैं, राशन भी लेके आ रहे हैं, और सड़क के किनारे खड़े होके वो खाना पका रहे हैं। और जितना प्लास्टिक है, जितना डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, नैपकिन हैं, वहीं छोड़ के जा रहे हैं। कोई उनसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको भाई अपने साथ लेके जाओ वापस अपने शहर। तो आप यात्रा करने आए हो कि जो भगवान शिव का स्थान है उसको गंदा करने आए हो, या भगवान विष्णु का स्थान में आप कूड़ा फेंकने आए हो? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग इसको जगह जगह होर्डिंग लगाने चाहिए हमें यात्रा पे, कि भाई ये जो क्षेत्र है ये पवित्र क्षेत्र है। हमें ऋषिकेश में या कहीं पे चेक करना चाहिए कि कोई भी जितना भी प्लास्टिक लेके जा रहा हो उतना प्लास्टिक वापस लेके आए। लेकिन हम कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर ही नहीं पा रहे। हमें तो उत्तराखंड में मुझे लगता है प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए, प्लास्टिक पैकेजिंग। उससे काफ़ी कुछ समस्या हल होगी। लेकिन आप कॉर्बेट पार्क के आसपास देखिए, कॉर्बेट पार्क के आसपास जो जितने गांव हैं, वो, क्योंकि इतने सारे रिजॉर्ट्स खुल चुके हैं, और उनका कोई वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है नहीं, वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम नहीं है। वेस्ट वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी एक जगह डंप कर रहे हैं, और वहाँ पे उस वेस्ट को या तो जलाया जा रहा है, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है, या वो हमारी मिट्टी में, हमारी जल स्रोतों में लीच कर रहा है प्लास्टिक का जो डेंजरस मटेरियल्स होते हैं, तो या फिर हमारी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जगह जगह ये गार्बेज डंप्स होने की वजह से वाइल्ड लाइफ वहाँ आ रही है, उस वजह से बाघ भी वहाँ आ रहा है। इससे ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम टैकल करें, लोगों को समझाएं कि भाई समस्या की जड़ ये है, तो लोग खुद इस चीज़ को सॉल्व कर लेते, कि वो वेस्ट को डंप नहीं करते बाहर फिर। ये सर, जैसे आपने कॉर्बेट वाला एग्जांपल लिया, मैंने एक बुक पढ़ी थी सर, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, काफ़ी जी। फेमस बुक है। तो हम्म। जो सुन रहे हो इसको, अगर मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ कितना इंटरडिपेंडेंट रही है वाइल्ड लाइफ से। एक बार सर, आई थिंक दिस इज अराउंड 1920s या 30s, जब एक दुनिया में सबसे ज़्यादा ये ह्यूमन किल्स थी, वो हम्म। मैनीटा ऑफ चुक शायद करके कोई जगह है, चुक करके, इफ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द प्लेस एग्जैक्टली। वहाँ पे अराउंड, मतलब बाघ का जब आतंक बढ़ गया, जब ये डेंजर बढ़ गया था, अराउंड 400 ह्यूमन किल्स थी, इफ आई एम एबल टू हम्म। हम्म। रिकलेक्ट द नंबर करेक्टली। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और आज से नहीं, पहले से होता है। हम लोग इंटरडिपेंडेंट रहते आए हैं सर इसमें। जी। सर, एक बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, आपने आज इतनी वेरिड चीज़ें बताई हैं। अगर आप एक जो बहुत फेमस यात्रा है जो हमारी यहाँ की, उसके बारे में, अगर आप नंदा देवी जो यात्रा है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताएं तो दैट विल बी वेरी ग्रेट सर। जी, नंदा देवी राज जात जो है वो एक उत्तराखंड का एक यहाँ के एक संस्कृति का एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है, जो कि हर 12 साल बाद आता है। और इस यात्रा की एक बहुत सुंदर बात ये भी है कि ये गढ़वाल और कुमाऊं को आपस में जोड़ती है एक ही सूत्र में। जैसे मैंने पॉडकास्ट के शुरू में कहा था कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। लेकिन अब जो ये यात्रा है, जो ये नंदा देवी की जो पूजा है वो अल्मोड़ा में होती है, अल्मोड़ा क्षेत्र में होती है। और वहाँ से ही सबसे पहले जो भेंट निकाली जाती है और वो फिर गढ़वाल के क्षेत्र में लाई जाती है। तो हर 12 साल में ऐसी मान्यता है कि एक चौसिंगिया खाड़ू, खाड़ू मतलब एक बकरा पैदा होता है जिसके 4 सींग होते हैं। चौसिंगिया मतलब 4 सींग वाला। और जैसे ही वो 4 सींग वाला जो बकरा है वो पैदा होता है, सबको पता चल जाता है कि अब नंदा देवी राज जात की यात्रा का समय आ गया है। और ये बकरा अपने आप चलने लगता है।
और कई 100 गाँव के लोग इसके पीछे-पीछे चलते हैं। तो यात्रा जो है वो एक अगेन एज़ आई सेड इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ मतलब तीर्थ यात्रा तो है, लेकिन इसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही अधिक है। क्योंकि उत्तराखंड में को हम देवभूमि मानते हैं और सभी बोलते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। अब ये देवभूमि कैसे है? देवभूमि ये ऐसे है कि हर गाँव में हर घर में पैदा होने वाली बेटी हमारे लिए गौरा है, नंदा है। हाँ, गौरा मतलब शिव की पत्नी, पार्वती। पार्वती बोल सकते हैं लेकिन पहाड़ में हम इस उनको गौरा ही बोलते हैं। और जो ये राजजात जो है, वो अपनी धियान मतलब अपने घर की जो बेटी है, उसको शिव के घर तक छोड़ने वाला रिचुअल है। जैसे विदाई होती है ना विवाह के बाद, तो ये भी एक ऐसा ही रिचुअल है कि जिसमें सब लोग ये मानते हैं कि हम नंदा जो कि हमारे घर की धियान है, हमारे घर की जो बेटी है, उसको हम कैलाश पर्वत की ओर भगवान शिव के घर छोड़ने जा रहे हैं। और ये सबको ही पता है, ये जो कहानी है भगवान शिव की और पार्वती की, कि पार्वती ने शिव के साथ विवाह किया, लेकिन पार्वती जब वापस दक्ष के हवन कुंड में आई तो उनको बुरा लगा कि शिव को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी, और वो उस अग्नि में ही अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। तो अब लेकिन आप ये देखो ना, हर घर के लिए कितना इमोशनल मोमेंट होता है, वो हर व्यक्ति के लिए कितना इमोशनल मोमेंट होता है कि हम अपने घर की बेटी को ऐसे योगी के पास छोड़ने जा रहे हैं जो बर्फ में रहता है, जो इतने ऐसे क्षेत्र में रहता है, और कि जहाँ पे खाने को भी कुछ नहीं है, और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ठंड इतनी है। और तो ये यात्रा जो चलती है ये ऑलमोस्ट 300 ऑड किलोमीटर्स चलती है। बहुत सारे स्ट्रेचेस में तो पता नहीं क्यों सड़क बनाई जा रही है हमें, क्योंकि इस यात्रा का स्वरूप पैदल ही होना चाहिए था, और पैदल ही चले तो अच्छा है। बहुत सारे लोग अपने-अपने गाँव से एक जो रिंगाल जो कि एक स्पेशल तरह का बाँस होता है, उत्तराखंड में होता है, उसकी छंतोली बनाते हैं, एक छतरी जैसी पैरासोल जैसा बनाकर लेकर के जाते हैं यात्रा में। तो वो जब छंतोलियाँ चल रही होती हैं, जैसे बेदनी बुग्याल के पास पहुँची या लाटा विलेज के पास पहुँची, तो वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। क्योंकि हर गाँव से एक छंतोली जारी होती है, और जो-जो गाँव उस पूरी 300 साढ़े 300 किलोमीटर की यात्रा में आते हैं, हर गाँव से जब ये यात्रा निकलती है तो पूरा गाँव इमोशनल होता है, पूरा गाँव रो रहा होता है, कि हमारी बेटी जा रही है, 12 साल बाद शायद वापस आए। तो नंदा देवी राजात जो यात्रा है वो एक बहुत ही मतलब डिफाइनिंग मोमेंट है उत्तराखंड की संस्कृति का, और जिस स्वरूप में उसको पहले रखा गया था, वैसे ही स्वरूप उसका हमें बना के रखने की बहुत आवश्यकता है। तब वो हमारी जो पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, उसके साथ जुड़ी रहेगी। उसको पर्यटन में फिर से हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकारें और हमारे प्लानर्स जो हैं, वो एक बहुत ही बड़ी भूल मुझे लगता है होगी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना टाइम निकाला टू टेल अस ऑल अबाउट सच अ रिच हेरिटेज, इतना कल्चर, जो हिस्ट्री जो अभी शायद सिर्फ किताबों में है या सिर्फ सर आप जैसे लर्निंग लोगों के पास है, जो आई थिंक शुड बी मोर कॉमन प्लेस, ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए, ताकि वो जो आइडेंटिटी है एक किसी भी जगह की हमारी वो बनी रहे सर। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर